जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। मेरे साथ है राजेश जी। हम बात करने वाले हैं तारिक रहमान की। जी हां, 17 साल के बाद बांग्लादेश में वापसी हुई है और जबरदस्त स्वागत किया गया है। समर्थक बेहद उत्साहित है, लेकिन अब बांग्लादेश की सियासत में किस तरीके से परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा और तारिक की वापसी क्या संकेत देती है, इसके मायने क्या है, ये हम समझेंगे। राजेश जी देखिए वंदना, एकदम बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह अब साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश में जो आज तारिक रहमान वापस आए हैं, 17 वर्षों के बाद आए हैं, तो जो एक पॉलिटिकल गैप था, एक बड़े लीडर का जो गैप वहां दिख रहा था राजनीति में, वो आज भरता हुआ दिख रहा है। हम अगर बांग्लादेश की राजनीति की बात करें तो वहां पर बाइपोलर, वहां पे पॉलिटिकल स्केप होता था। एक तरफ अवामी लीग शेख हसीना की और दूसरी तरफ बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की। जमात इस्लामी वहां हमेशा से एक्टिव रही है। तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं, अपने दर्शकों को हम बता दें, और उसके साथ ही बीएनपी के वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अब उनके आ जाने से, जैसा कि आपने कहा कि वहां पर जोश भर गया है कार्यकर्ताओं में, वहां पे हजारों की संख्या में वहां एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और उसके बाद रोड शो हुआ और उन्हें बिल्कुल सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम है। लेकिन अगर आप मायने की लोगों में तो ऐसा उत्साह है कि क्राउन प्रिंस वापस आ गए हैं। हालांकि 2008 में वो लंदन भागे थे क्योंकि उनके ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के केस थे और इलाज के बहाने से गए थे। साथ में शपथ पत्र भी उन्होंने दिया था उस दौरान की तत्कालीन सरकार को, यानी शेख हसीना सरकार को, कि वापस नहीं लौटेंगे, यहाँ की राजनीति में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन वो शपथ भी तोड़ दी आज। वो शपथ तोड़ दिया क्योंकि शेख हसीना तो वहाँ है नहीं, वो तो भारत में रह रही हैं। तो अब जैसे मैं कह रहा था कि वहाँ बाइपोलर पहले पॉलिटिकल स्केप था, अब यूनिपोलर फिर से हो गया है। शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। परसों भी फॉरेन ऑफिस से जो बयान आया था ढाका की तरफ से, वो यही कहा गया था कि 2026 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आवामी लीग को हम परमिशन नहीं देंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो अब बिल्कुल साफ है कि अब 2026 में जो 12 फरवरी को जो चुनाव होने वाला है, तो उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे बड़ा चेहरा के रूप में अब दिखेगा कौन, तो तारिक रहमान दिखेंगे। और इसीलिए क्राउन प्रिंस आपने कहा, क्राउन प्रिंस आपने इसीलिए कहा कि उन्हें हो सकता है कि बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री के रूप में भी दुनिया देख। बिल्कुल, एक बड़े दावेदार के तौर पर वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तारिक रहमान के बारे में और भी अपने दर्शकों को हम जानकारी दे देते हैं। 1988 में इन्होंने बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री की थी। खालिदा जिया के बेटे हैं और डॉक्टर जुबैदा रहमान से इनका निकाह हुआ। अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमला करने का इन पर आरोप लगा था। ये था साल 2004। 2007 में भ्रष्टाचार के इन पर आरोप लगे और 2008 में माफ कीजिएगा, गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन भाग गए थे। और अब 17 साल के बाद जब इनकी वापसी हो रही है, तो बांग्लादेश में इस वक्त ऐसे समय में इनकी एंट्री हुई है जब अराजकता का माहौल है, बवाल है, तनाव है और फरवरी में चुनाव है। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि तारिक रहमान जैसा एक नेता इस वक्त बांग्लादेश को चाहिए था। जियाउर रहमान के वो बेटे हैं जिन्होंने बीएनपी की स्थापना की थी, खालिदा जिया के बेटे हैं जो अभी बहुत ही बीमार हैं। लेकिन आज भी अगर राजनीतिक पार्टी की बात करें, 2-3 राजनीतिक पार्टियों की बात करें, तो बीएनपी एक सशक्त राजनीतिक पार्टी है और अगर चुनाव हो रहा है तो बिल्कुल असर पड़ेगा उनके आने का। अब बात कर लेते हैं कि हाँ, वहाँ इस जो स्थिति क्या है, क्या वहाँ चुनाव हो सकता है, क्या फ्री एंड फेयर चुनाव होगा? क्योंकि इन्होंने भी, तारिक रहमान ने भी कहा था और शेख हसीना के बेटे ने भी यही कहा था कि वो जो चुनाव होगा, अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं होता दिखेगा तो वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और हिंसक झड़पें भी हो सकती है। तो सवाल वंदना अभी भी वहीं का वहीं है कि क्या मोहम्मद यूनुस सच में चुनाव करवाएंगे फरवरी में, या चुनाव हो पाएगा, और हो पाएगा तो क्या वो फ्री और फेयर होगा? बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या सहानुभूति होगी तारिक रहमान के लिए लोगों के बीच, क्योंकि उनकी मदर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और अब क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है, मुझे लगता है लोग, क्योंकि अवामी लीग लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है और उनके सामने चैलेंज कौन आपको दिखाई देता है? कोई नहीं है अभी तो उनके पास चैलेंज तो कुछ है ही नहीं। एक पार्टी कार्यकर्ता छोटे मोटे हैं, जैसे अब जमात इस्लामी का मैंने नाम लिया था। जमात इस्लामी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो एंटी इंडिया है। अब जो हम ये बात कर रहे हैं तो तारिक रहमान के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले तारिक रहमान और खालिदा जिया और बीएनपी ये जानी जाती थी कि पाकिस्तान प्रो होते थे, ये भारत से इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहते थे। हम तारिक रहमान की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो स्लोगन पहले दिया था वो ये दिया था, ढाका फर्स्ट, बांग्लादेश फर्स्ट, नो दिल्ली नो पिंडी, मतलब ना तो दिल्ली यानी भारत और ना ही पाकिस्तान। तो आज की जो स्थिति है वंदना, वो ये है कि जब से यूनुस की सरकार आई है और जो वहाँ पर पूरा क्रांति हुआ, शेख हसीना भारत आ गई है, उसके बाद से बदलाव देखने को मिल रहा है।
तारिक रहमान में और बीएनपी में। अब पहले अच्छा, खालिदा जिया और तारिक रहमान की सोच, उनकी विचारधारा भी आपको लगता है कि थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी? बदली है, हाँ। मैं अभी इसी पे आ रहा था। बदली है जब उन्हें लग रहा है कि अब मुट्ठी में है बांग्लादेश, यूनुस के हाथों में है, मुट्ठी भर लोग वो चला रहे हैं। और अभी देखिए, शेख हसीना को भी और खालिदा जिया को भी, दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों जो नेता हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां पर इलेक्शन हो जाए, चुनाव हो जाए और वहां एक चुनी हुई सरकार आ जाए। तो वहां पर जो रोड़ा है वो यही है कि चुनाव बिल्कुल अभी गैर निर्वाचित सरकार वहां पर है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से मोहम्मद यूनुस वहां पर सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से जो कंट्रोल है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। और बीएनपी भी कई बार दबाव बना चुकी है और चेतावनी भी दे चुकी है, क्योंकि जो रणनीति है, जो इस वक्त रवैया दिखाई देता है मोहम्मद यूनुस का, वो लगता है कि चुनाव कराने के मूड में नहीं है। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, ये डिमांड पार्टियों की ओर से की गई। बीएनपी भी इसमें से एक थी और बीएनपी को पूरी उम्मीद है कि वो सत्ता में आएंगे और इसलिए तारिक रहमान को लेकर जब उनकी वापसी हुई है तो समर्थकों में इतना जोश देखा जा रहा है। और ये भी सोच लीजिए, आपकी यूनुस की सरकार है जो बिल्कुल ये भी पसंद उनको नहीं होगा कि तारिक रहमान वापस आ जाए और वहां की जनता उनको सर आंखों पर बैठा ले और पूरी भीड़ उनके साथ चले, क्योंकि अगर कोई चैलेंज कर सकता है यूनुस को तो तारिक रहमान ही कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अभी चुनाव होगा तो अवामी लीग को तो आपने पहले ही बाहर कर दिया है। अगर उसके कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इमरान खान ने जैसे अपने कार्यकर्ताओं को लड़वाया था इंडिपेंडेंट के रूप में, अगर वैसे अगर होता है तब भी मुझे तो नहीं लगता है वंदना कि कुछ ऐसा सीन बन जाएगा कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है, अब एक सीन क्रिएट कर लेते हैं, चुनाव हो रहा है और उसमें बीएनपी भी चुनाव लड़ती है क्योंकि उनको लड़ना ही है, तारिक रहमान लीड करते हैं अपनी पार्टी को। दूसरी तरफ अगर शेख हसीना चाहे तो अपने कार्यकर्ताओं को कह सकती है कि आप इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ो। ऐसे में अगर दोनों पार्टियों के पास इतनी शक्ति आ जाती है, नंबर्स आ जाते हैं और वो अगर सरकार बनाने पे राजी हो जाए, जैसे एक नेशनल गवर्नमेंट बनता है जब कोई क्राइसिस होती है, अवामी लीग को की प्रतिबंधित किया गया है, तो क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि शेख हसीना ने आरोप लगा दिए कि भाई आप एक तरफा चुनाव कराना चाहते हैं, आप इसलिए तारिक रहमान को वापस बुलाया गया है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर रखा है, उन्होंने शेख हसीना को बैन कर रखा है। लेकिन मान लीजिए कि आप कार्यकर्ता हैं, मान लेते हैं कि आप कार्यकर्ता हैं, वहां आप शेख हसीना की पार्टी के, आपके पास फ्रीडम है, आप चुनाव लड़ लीजिए, आप इंडिपेंडेंट लड़ लीजिए। तो अगर ऐसा होता है कि शेख हसीना के पार्टी के लोग इस तरह से चुनाव लड़ पाते हैं तो एक सीन क्रिएट करने पर ऐसा लगता है कि जो सरकार बनती है या तो अकेले खालिदा जिया की पार्टी की, तारिक रहमान की पार्टी बन जाती है, वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, या मिल करके 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर आपस में नेशनल गवर्नमेंट बना ले तो वैसे बन सकता है। या फिर दूसरा जो दिख रहा है कि फिर से डीप स्टेट, चाइना और पाकिस्तान के दबाव में ये इलेक्शन फिर से टल सकता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, क्योंकि सत्ता उनके हाथ से निकल सकती है। और एक और खास बात है, उनके पास कोई पॉलिटिकल अपना कोई बैकग्राउंड तो रहा नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो तो बस एक अंतरिम सरकार के मुखिया है और उनका जो काम ही है, जो विश्व बिरादरी जो इंतजार कर रही है उनके तरफ से, वो यही है कि आप जल्दी से जल्दी वहां चुनाव करवाएं और बांग्लादेश की आवाम को एक चुनी हुई सरकार दें। बिल्कुल, अब तारिक क्योंकि वापस लौटे हैं और अब जो वहाँ की जनता है वो देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि उनका राजनीतिक सफर एक बार फिर से शुरू होने वाला है यहाँ पर। हालांकि उन्होंने शपथ ली थी कि यहाँ की राजनीति में वो दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन शेख हसीना क्योंकि भारत में है और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है, तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि यहाँ के हालात को अगर वो प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो किस तरीके से संभालेंगे। और भारत के साथ मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए कि उनके रिश्ते कैसे रह सकते हैं, एक बड़ा बदलाव होगा। बांग्लादेश फर्स्ट की नीति वो अपनाते हैं, वो कहते हैं इस बात को, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि अगर भारत के साथ संबंधों को लेकर वहाँ की जनता सपोर्ट करती है तो वो इसके तहत आगे कदम उठाएंगे। अगर वहाँ की जनता, भारत की लोकप्रियता वहाँ पर अगर कम होती है तो इसके लिए बीएनपी कुछ नहीं करेगी, नहीं करेगी। और वो बिल्कुल बार बार जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे साफ ये लग रहा है कि पाकिस्तान और भारत से समान दूरी बांग्लादेश अब रखेगा। और जो एक बड़ा बदलाव जो मैं आज देख रहा हूँ, आज के बाद जो बांग्लादेश में होगा, वो ये होगा कि अभी क्या है कि बांग्लादेश को रूल कौन कर रहा है,
मॉब कर रही है, उपद्रव होता है, जेन जी वहां सड़क पे आ जाते हैं, यानी वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई पॉलिटिकल होप नहीं था। लेकिन आज चूंकि तारिक रहमान आ चुके हैं तो बांग्लादेश की जनता को एक सिल्वर लाइन दिखेगा, लगेगा कि अंधेरे में एक रोशनी आ रही है, और उसके बाद से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होगा वो उसमें बांग्लादेश की जनता आज से हिस्सा लेगी। उन्हें लगेगा कि हाँ अब देश में एक सरकार बन सकती है। तो जो कट्टरवाद, जो खास है, जो मैं ये कह रहा हूँ, जो कट्टरवाद बांग्लादेश पे हावी हो चुका था, जो पाकिस्तान के इशारे पे जो बुरी तरह से व्यवस्था वहां चरमरा गई थी, उस पे अब थोड़ी सी लगाम लगेगी। वहां पर राजनीतिक जो प्रक्रिया है वो आज के बाद से शुरू होगी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि वहां ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आते ही अच्छा, तारिक रहमान की वापसी से क्या शेख हसीना की भी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि शेख हसीना के कार्यकाल में ही उन पर ये तमाम आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, उन्हें लंदन भागना पड़ा, उनकी मदर को भी यानी जो खालिदा जिया हैं उन्हें भी जेल में रखा गया था। अगर पॉलिटिकल पावर में वो आ जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और बांग्लादेश की जनता उन्हें इतने नंबर्स दे देती है कि वो एक शक्तिशाली गवर्नमेंट बना पाते हैं, तो जाहिर है शेख हसीना के लिए मुसीबतें पहले से ज्यादा भी बढ़ सकती है। अच्छा, पाकिस्तान की उम्मीदों पर भी क्या पानी फिर जाएगा? क्योंकि अभी कल ही हम सैन्य डील की बात कर रहे थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाली है। अब ये भी कहा जा रहा था कि नई सरकार जो आएगी उस हिसाब से वो डील बनेगी कि नई सरकार उसको अमल करे और पीछे ना हटे। यूनुस को पता था कि तारिक रहमान आने वाले हैं, इसीलिए पाकिस्तान बार बार कह रहा, पाकिस्तान को पता था कि रहमान आने वाले हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान ये पूरी तरह से दबाव बना रहा था बांग्लादेश के ऊपर कि फरवरी में चुनाव जो होने वाले हैं उसके पहले ही हम इस एग्रीमेंट को साइन कर लें। और जैसा कि आप कह रही हैं ना, उस एग्रीमेंट में ऐसे प्रावधान होंगे कि जो आगे भी कोई सरकार आती है, चाहे वो किसी के लिए भी प्रो हो, पाकिस्तान की हो, इंडिया की प्रो हो, किसी भी तरह के कोई भी सरकार आती है तो वो उस पर बदलाव नहीं कर पाए, यही पाकिस्तान चाह रहा है। अच्छा राजेश जी, मैं समझना चाहूंगी कि खालिदा जिया की जो पॉलिटिक्स थी वो किस तरीके की थी? क्योंकि बांग्लादेश के लिहाज से समझना आवश्यक है, क्योंकि अभी पाकिस्तान और चीन के साथ जिस तरीके के संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के साथ रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, तो वो किस तरीके की नीति अपनाती थी? बांग्लादेश फर्स्ट, उनका बेटा तो यही नारा देता था कि बांग्लादेश फर्स्ट होगा और ना दिल्ली ना पिंडी। तो उनका अपना एक सोचना, उनकी अपनी विचारधारा थी। लेकिन ये बिल्कुल साफ था वंदना कि शेख हसीना, या दो पॉलिटिकल पार्टीज थी वहां सबसे बड़ी, तो शेख हसीना वो भारत की ओर देखती थी और खालिदा जिया की जो पार्टी थी, खालिदा जिया जो थी, वो पाकिस्तान की तरफ देखती थी। लेकिन जो वक्त के साथ जो बदलाव होता चला गया और अब जो पॉलिटिकल अभी वहां पर लैंडस्केप है उसमें तारिक रहमान को बदलते हुए देखा जा रहा है। वो सीधे वो भारत की तरफ कोई कड़ा अब कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पड़ोसी मुल्कों के साथ उनका क्या नीति रहेगी, किस तरह के रिश्ते रहेंगे और क्या उनकी विचारधारा होगी, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उनके सामने अभी चैलेंजेस आपको क्या नजर आते हैं? एक स्थिर सरकार देना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है बांग्लादेश में, कि एक स्थिर सरकार हो, एक ऐसी सरकार हो जो कानून का राज को वापस ला सके। अभी होता यह है कुछ भी हो जाता है और हजारों लोग सड़क पे आते हैं, हिंदू जो वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनकी हत्या हो जाती है। हमने भी थोड़े दिन पहले देखा एक हिंदू लड़के को किस तरह से मार दिया गया। दीपू चंद्र दास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो ये कार्यक्रम जो पूरा शेड्यूल आया ना तारिक रहमान का, उसमें ये तो बताया जा रहा है कि उस्मान हादी की समाधि पर वो जाएंगे, कल या परसों जाएंगे। लेकिन दीपू चंद्र दास के परिजनों से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। उनका जो कार्यक्रम आ रहा है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, वो अपने पिता की कब्र पे जाएंगे, जियाउर रहमान की कब्र पे जाएंगे, माँ खालिदा जिया से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि वो जिसकी हत्या हुई थी हादी की, उसकी कब्र पे जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है। जो हिंदू लड़के, बांग्लादेश फर्स्ट की अगर आप बात करते हैं तो आपको अल्पसंख्यकों को लेकर भी चलना पड़ेगा। उनके साथ अगर निर्ममता हो रही है, बर्बरता हो रही है और उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो ये भी जिम्मेदारी बनेगी। तो ये इन्हीं चैलेंजेस की मैं बात कर रही थी कि और क्या उनके सामने चुनौतियां होंगी, कैसे वो उससे डील करेंगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। और आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा कि बांग्लादेश की जनता क्या चाहती, वहां की आवाम क्या चाहती, क्या एक तरफा इलेक्शन होने देगी जनता वहां पर? क्योंकि कट्टरपंथी जिस तरीके से सड़कों पर हावी होते जा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि एक तरफा ये चुनाव हो पाएगा। भले ही शेख हसीना इस बात की तरफ इशारा कर रही हूं। और आवामी लीग क्या चुप बैठेगी? नहीं, बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। अवामी लीग बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। पहले ही उनका शेख हसीना का जो बेटा, उसने धमकी दे दिया था कि अगर चुनाव की प्रक्रिया को किसी भी तरह से अगर प्रभावित करने की कोशिश करती है यूनुस सरकार, तो वो चुप नहीं बैठेंगे, वो सड़क पे उतरेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो झड़प सड़कों पे दिखेगी वो हिंसक भी हो सकती थी। और यही पहले तारिक रहमान ने भी कहा था। यानी कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को, दोनों ही नेताओं के बेटों को ये नहीं लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस के रहते वहाँ फ्री एंड फेयर चुनाव होगा।
बिल्कुल, ये देखना होगा अब कि आगे जो परिस्थितियां बनती है उसमें इलेक्शन हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, अवामी लीग का क्या स्टैंड रहेगा इसको लेकर, किस तरीके से वो डील करेंगे और क्या प्रतिबंध अवामी लीग से हटाया जाएगा, क्योंकि शेख हसीना लगातार इस बात का आग्रह कर रही हैं। वहाँ पर जो प्रेशर है वो भी मोहम्मद यूनुस पर बनाया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के मन में क्या चल रहा है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी नीतियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि इस चुनाव को टाल दिया जाए। लेकिन अब क्योंकि तारिक रहमान की वापसी हो गई है तो वो भी प्रेशर बनाएंगे कि चुनाव निष्पक्ष हो। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश में अब आगे किस तरीके से भविष्य तय होता है और क्या वहाँ एक स्टेबल सरकार बन पाती है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।